नमस्कार स्टूडेंट्स, आस्था कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जाइगोट से भ्रूण के विकास का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने पाइनस में गैमेटोफाइट जनरेशन की स्टडी की थी। वहाँ पर हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कराया था। और मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान फीमेल गैमेट बनाए थे और उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया था। आज उस जाइगोट से हम भ्रूण बनाएंगे और देखेंगे कि भ्रूण जाइगोट से जो भ्रूण का जो विकास होता है वह किस प्रकार संपन्न होता है, इसकी आज हम स्टडी करेंगे। तो जाइगोट से जो भ्रूण का विकास होता है वह दो पदों के अंदर या दो स्टेप्स के अंतर्गत संपन्न होता है। पहले तो जो जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। क्या बनेगा? जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो का निर्माण, और फिर इस प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जो यहाँ पर जाइगोट से हम प्रो एम्ब्रियो बनाएंगे, इस प्रो एम्ब्रियो से बाद में सेकंड स्टेप के अंतर्गत क्या करेंगे, हम प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का विकास करेंगे या प्रो एम्ब्रियो से भ्रूण का विकास करेंगे। तो हम इन दोनों ही स्टेप्स को देखेंगे कि जाइगोट से भ्रूण का विकास किस प्रकार संपन्न होता है। जाइगोट से पहले तो प्रो एम्ब्रियो का विकास होगा, फिर इस सेकंड स्टेप के दौरान प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का विकास होगा। अब जो ये जाइगोट से जो प्रो एम्ब्रियो का विकास किस प्रकार संपन्न होता है यह हमें देखना है। तो जो सर्वप्रथम जो जाइगोट बनाया था, जाइगोट कहाँ पर उपस्थित था? स्त्रीदानी के अंदर उपस्थित था। और जाइगोट में क्या था? एक द्विगुणित केंद्रक उपस्थित था जिसका निर्माण मेल व फीमेल गैमेट के फ्यूजन के द्वारा हुआ था। अब जो यहाँ पर जो जाइगोट का जो केंद्रक है, सर्वप्रथम ये कहाँ पर आता है? जाइगोट के आधारीय भाग के समीप आता है। फिर जाइगोट के आधारीय भाग के समीप आने के पश्चात इसमें दो समसूत्री विभाजन होते हैं जिसके कारण चार केंद्रकों का निर्माण होता है। और ये चारों ही केंद्रक व्यवस्थित होकर एक टीयर का निर्माण कर देते हैं। क्या बना देंगे? ये यहाँ पर एक टीयर या सोपान का फॉर्मेशन कर देंगे। इसमें क्या होगा? इस केंद्रक में दो समसूत्री विभाजन होंगे जिसके कारण चार न्यूक्लियस बनेंगे जो कि आधारीय भाग में ही व्यवस्थित होकर, दो केंद्रक तो इधर दिख रहे हैं, दो केंद्रक इसके पीछे हैं और चारों ही केंद्रक यहाँ पर एक टीयर या सोपान का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर आगे जाकर इस टीयर में क्या होता है? एक विभाजन होता है जिसके कारण एक तो ऊपरी टीयर बनेगा और एक निचला टीयर बनेगा। फिर बाद में जो ऊपरी टीयर होता है इसमें कोई विभाजन नहीं होता, जबकि जो निचला टीयर होता है इसमें दो विभाजन और संपन्न होते हैं जिसके कारण तीन टीयर का निर्माण होता है। इसमें एक बार विभाजन होगा तो यहाँ से दो टीयर बन जाएंगे, फिर किसी एक टीयर में और वापस से विभाजन होगा तो नीचे तो तीन टीयर बन जाएंगे। और जो ऊपरी टीयर है उसमें तो कोशिकाएं है ही सही, जिसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो ऊपरी जो टीयर है इसे कहेंगे हम न्यूट्रिटिव टीयर या पोषक सोपान। और बाकी के जो तीन टीयर बचे हैं इनमें से इस न्यूट्रिटिव टीयर के नीचे का कौन सा टीयर होगा? ये होगा रोजेट टीयर, उसके नीचे का सस्पेंसर टीयर और उसके नीचे का एम्ब्रियोनल टीयर। और अलग अलग टीयर के यहाँ पर अलग अलग कार्य हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? जाइगोट से जो प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है उस दौरान क्या होता है? जाइगोट का जो केंद्रक होता है वह आधारीय भाग में आ जाता है, फिर इसमें दो समसूत्री विभाजन होते हैं जिसके कारण यहाँ पर चार केंद्रकों का निर्माण होगा और ये चारों ही केंद्रक व्यवस्थित होकर
एक टीयर का फॉर्मेशन कर देते हैं, या एक टीयर मतलब चारों ही जो केंद्रक के आधारी भाग में व्यवस्थित होकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं, या चारों ही आधारी भाग में उपस्थित होते हैं, उस संरचना को टीयर या सोपान कहा जाता है। फिर इस टीयर में एक विभाजन होता है, मतलब टीयर की जो चारों ही कोशिकाएं हैं उनमें एक विभाजन होगा, जिसके कारण दो टीयर बनेंगे, जिसमें से जो ऊपरी टीयर होगा उसे न्यूट्रिटिव टीयर कहेंगे, और निचले टीयर में वापस से दो विभाजन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर 3 टीयर बनेंगे। इनमें से सबसे निचला जो टीयर होगा वह होगा एम्ब्रियोनल टीयर, इसके ऊपर का सस्पेंसर टीयर, और इसके ऊपर का रोजेट टीयर, और सबसे ऊपर का तो कौन सा है, न्यूट्रिटिव टीयर या पोषक सोपान है ही सही। इस प्रकार यहाँ पर 16 केंद्रकीय प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। फिर इन 16 ही केंद्रकीय कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा धीरे धीरे डेवलपिंग प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो हम उसको डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का विकास किस प्रकार संपन्न होता है, इसको हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये जाइगोट है, जाइगोट से मैंने पहले क्या बनाई था, जाइगोट का जो केंद्रक है आधारी भाग में आ जाता है, फिर उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 4 केंद्रक बनते हैं। फिर चारों ही केंद्रक एक टीयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर टीयर की कोशिकाओं में एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके कारण 2 टीयर बनते हैं। फिर ऊपरी टीयर तो न्यूट्रिटिव टीयर कहलाता है, और जो निचला टीयर होगा वह कौन सा टीयर कहलाएगा, जो निचला टीयर होता है वह 3 अन्य टीयर का निर्माण करने का कार्य करता है। तो हम यहाँ से जो 16 केंद्रकीय स्टेज है या 16 सेल्ड स्टेज है उसको हम एक साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट का जो द्विगुणित केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, एक मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिसके कारण 16 केंद्रक बनते हैं। और ये 16 ही केंद्रक आपस में व्यवस्थित होकर या 4-4 के समूह के रूप में व्यवस्थित होकर 4 टीयर या 4 सोपान का निर्माण कर देते हैं। इनमें से जो सबसे निचला जो टीयर होता है उसे एम्ब्रियोनल टीयर कहा जाता है, और इस एम्ब्रियोनल टीयर की कोशिकाओं के द्वारा ही एम्ब्रियो बनाया जाएगा। इसमें भी कितनी कोशिकाएं हैं, 4 सेल्स उपस्थित हैं। इसके ऊपरी वाले भाग में कौन सा टीयर होता है, सस्पेंसर टीयर होता है, और सस्पेंसर टीयर में भी 4 कोशिकाएं होती है। और सस्पेंसर जो टीयर की जो चारों ही कोशिकाएं हैं वह लंबवत होकर या अपनी लंबाई में वृद्धि करके जो एम्ब्रियोनल टीयर है या इसकी कोशिकाएं हैं इनको भ्रूण कोश में धकेलने का कार्य करती हैं। उसके बाद सस्पेंसर टीयर के पश्चात का ऊपर का जो टीयर होता है उसे कहा जाता है रोजेट टीयर कहा जाता है। अब जो ये रोजेट टीयर होता है इसका काम क्या है, अब जो इसका काम है वह न्यूट्रिटिव टीयर से पोषक पदार्थों को लेकर उसे सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल टीयर को प्रदान करना, इतना सा कि इसका काम है। और रोजेट टीयर के द्वारा कभी कभी बहुभ्रूणता जैसी कंडीशन भी बन जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि भ्रूण का विकास किसके द्वारा किया जाता है, एक तो सस्पेंसर टीयर के द्वारा और एक एम्ब्रियोनल टीयर के द्वारा किया जाता है। परंतु जो यहाँ पर जो रोजेट टीयर है यह भी कभी कभी भ्रूण के विकास में या इससे भी भ्रूण का निर्माण हो सकता है, तो पाइनस के बीजों में बहुभ्रूणता जैसी कंडीशन बन सकती है। तो बहुभ्रूणता के लिए कौन सा टीयर जिम्मेदार है, रोजेट टीयर की जो कोशिकाएं होती है वह बहुभ्रूणता के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके ऊपर का जो टीयर होता है उसे कहा जाता है न्यूट्रिटिव टीयर। अब इस न्यूट्रिटिव टीयर में भी 4 कोशिकाएं होती है, जिनके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। इसी कारण जो न्यूट्रिटिव टीयर होता है इसे अपूर्ण टीयर कहा जाता है, या अपूर्ण सेल्स से बना हुआ टीयर। जो ये इस टीयर की जो कोशिकाएं होती हैं वह पोषक पदार्थों को देने का कार्य करती है या भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। न्यूट्रिटिव टीयर से पोषक पदार्थों को कौन ग्रहण करेगा, रोजेट टीयर ग्रहण करेगा, और रोजेट टीयर ग्रहण करके सस्पेंसर टीयर और एम्ब्रियोनल टीयर को प्रदान कर देगा, जिसके द्वारा भ्रूण का विकास संपन्न होगा। तो यहाँ पर जो ये 16 सेल्ड स्टेज है, यहाँ पर जो ये चारों ही प्रकार के टीयर का फॉर्मेशन हो रहा है, इस अवस्था को कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो अवस्था, या एम्ब्रियो यहाँ पर क्या है, डेवलपिंग स्टेज में है।
अब जो यहाँ पर जो ये प्रो एम्ब्रियो बना है, इसमें धीरे धीरे और ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन संपन्न होते हैं, जिसके कारण एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता। अब यहाँ पर जो ये 16 सेल्ड स्टेज है, ये यहाँ पर जो ये प्रो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो में जो ये टीयर प्रेजेंट है, इनके द्वारा ही क्या किया जाएगा, एम्ब्रियो का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर जो न्यूट्रिटिव टीयर है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो क्या कार्य करता है, इसको भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और जो रोजेट टीयर होता है, ये भी ज़्यादा काम का नहीं है, केवल सेकेंडरी जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है या द्वितीयक जो बहुभ्रूणता होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बाकी का जो कौन सा टीयर बचा हुआ है, सस्पेंसर टीयर और एम्ब्रियोनल टीयर, ये दोनों ही टीयर किसका निर्माण करेंगे, आगे जाकर एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण करेंगे। और कभी कभी रोजेट टीयर की कोशिका भी क्या कर सकती है, भ्रूण का निर्माण कर सकती है, इसी कारण द्वितीयक बहुभ्रूणता जैसी कंडीशन बन सकती है। अब जो ये सस्पेंसर टीयर है, इसमें कितनी कोशिकाएं हैं, 4 कोशिकाएं हैं। अब ये चारों ही कोशिकाएं धीरे धीरे अपनी लंबाई में वृद्धि करती है, जिसके कारण जो ये एम्ब्रियोनल टीयर की जो कोशिकाएं हैं, ये भ्रूण कोश में धस जाती हैं। क्योंकि हमने जो बीजांड की संरचना पढ़ी थी, बीजांड के अंदर क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट उपस्थित था, जहाँ पर स्त्री दानी थी, और स्त्री दानी में ही एक सेल थी, और यहाँ पर मेल गैमेट आई थी और जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया था। अभी इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा। और इसके अंदर नीचे का जो ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है भ्रूण कोश। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो का विकास होगा तो ये कहाँ पर दसा हुआ रहेगा, भ्रूण कोश के अंदर दसा हुआ रहेगा। परंतु यहाँ पर जो भ्रूण बनेगा उसको भ्रूण कोश में दसाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सस्पेंसर टीयर की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। यह कोशिकाएं अपनी लंबाई में वृद्धि करती है, जिसके कारण जो एम्ब्रियोनल टीयर की जो कोशिकाएं होती है, यह धीरे धीरे इस भ्रूण कोश वाले पोर्शन में आ जाती है। और कुछ समय पश्चात तो एम्ब्रियो सस्पेंसर टीयर की कोशिकाओं के अत्यधिक लंबाई में वृद्धि करने के कारण ये कोशिकाएं कुंडलित हो जाती हैं। तो देखना कैसे कुंडलित होती है ये। तो यहाँ पर ये ऊपर का तो क्या है, न्यूट्रिटिव टीयर है, जो कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके यहाँ से अपहासित हो जाता है। उसके बाद रोजेट टीयर की है, इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, केवल ये तो पोषक पदार्थों को लेकर सस्पेंसर सेल के द्वारा एम्ब्रियोनल जो टीयर है उनको प्रदान करने का कार्य करती हैं। यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा है। पहले हमें यहाँ पर केवल 4 ही सेल्स दिख रही थी, धीरे धीरे जो एम्ब्रियोनल रीजन की जो सेल्स है या एम्ब्रियोनल टीयर की जो सेल्स है उन्होंने विभाजन प्रारंभ किया, जिसके कारण यहाँ पर थोड़े थोड़े प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होने लगा है। अब जो यहाँ पर जो प्राइमरी जो सस्पेंसर सेल थी या जो सस्पेंसर टीयर था, उसकी कोशिकाओं ने लंबाई में वृद्धि की, जिसके कारण जो एम्ब्रियोनल टीयर था वो भ्रूण कोश में दसा चला गया, जिसके कारण जो सस्पेंसर सेल थी वो काफी कुंडलित हो जाती है, जिसके कारण ये और ज़्यादा भ्रूण कोश में नहीं धस सकता। परंतु एम्ब्रियो को तो कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धसवाना है, हमें भ्रूण कोश के अंदर ले जाना है। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल टीयर है इसकी ही कोशिकाएं विभाजित होकर एक अनादर सस्पेंसर रीजन का या निलंबक क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे एम्ब्रियोनल ट्यूब या सेकेंडरी सस्पेंसर भी कहा जाता है। जबकि जो प्राइमरी सस्पेंसर सेल का जो निर्माण किया गया था वह कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया गया था, सस्पेंसर टीयर की कोशिकाओं के द्वारा किया गया था। परंतु यहाँ पर जो सेकेंडरी सस्पेंसर सेल या सेकेंडरी सस्पेंसर सेल बनेगी या एम्ब्रियोनल ट्यूब बनेगी, वह किसके द्वारा बनेगी, एम्ब्रियोनल टीयर की कोशिकाओं के द्वारा बनेगी। एम्ब्रियोनल टीयर सबसे अंत में उपस्थित था, तो यहाँ की कोशिकाएं विभाजित होकर लंबी लंबी नलिकाकार समान संरचनाओं का निर्माण करती है, जिसे एम्ब्रियोनल ट्यूब कहा जाता है या सेकेंडरी सस्पेंसर कहा जाता है। और यह भी इस प्रो एम्ब्रियो का या एम्ब्रियोनल जो टीयर है उसको भ्रूण कोश में दसाने का कार्य करती है। अब धीरे धीरे जो यहाँ पर जो ये चारों ही जो टीयर की जो कोशिकाएं हैं, जैसे एम्ब्रियोनल ट्यूब भी यहाँ पर 4 होगी, प्राइमरी सस्पेंसर सेल भी 4 होगी, और यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल टीयर की जो कोशिकाएं हैं
वह 4 प्रो एम्ब्रियो का यहाँ पर धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब जो ये प्रो एम्ब्रियो बना है, इनमें से केवल एक ही प्रो एम्ब्रियो का आगे जाकर एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्जन होगा, क्योंकि अगर चारों ही प्रो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होंगे तो वहां पर 4 एम्ब्रियो बनेंगे एक ही बीज के अंदर, जो कि बहुभ्रूणता वाली कंडीशन है। और यहाँ पर केवल एक ही जाइगोट से इसका फॉर्मेशन हो रहा है इस पूरी संरचना का, और एक ही जाइगोट से अगर यहाँ पर 4 एम्ब्रियो बन जाते हैं तो इसे कहा जाता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी या विदलन बहुभ्रूणता, क्योंकि जाइगोट के विभाजन से यहाँ पर 4 प्रो एम्ब्रियो या 4 एम्ब्रियो का विकास होगा, परंतु यहाँ पर जो ये 4 प्रो एम्ब्रियो बने हैं इनसे केवल आगे जाकर एक ही एम्ब्रियो का निर्माण होगा, जबकि जो 3 प्रो एम्ब्रियो है वह अपहासित हो जाएंगे, क्योंकि जो भ्रूण कोष होता है उसमें पोषण सीमित मात्रा में उपस्थित होता है, जिसके कारण वह चारों ही प्रो एम्ब्रियो को पोषण देने में सक्षम नहीं है। इसी कारण 3 प्रो एम्ब्रियो तो यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं या अपहासित हो जाते हैं। केवल एक ही प्रो एम्ब्रियो विकसित होकर फाइनली एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण संपन्न होता है। और यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल जो सेल्स होती है, यहाँ पर केवल एम्ब्रियोनल टीयर में एक ही कोशिका होगी, उसमें सर्वप्रथम एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण 2 कोशिकाएं बनती है, और इन 2 कोशिकाओं में वापस से फिर अनेक विभाजन होंगे जिसके कारण ऐसी संरचना का निर्माण होगा। अगर ऐसी संरचना यहाँ पर 4 बन जाए तो पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन हो जाएगी, परंतु केवल एक ही जो प्रो एम्ब्रियो होता है वह एम्ब्रियो के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। अब जो यहाँ पर जो ये एम्ब्रियो बना है, जो डेवलपिंग बीज होता है या जो डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है, उसमें केवल हमें एक तो अवशेषी निलंबक कोशिकाएं दिखाई देगी और उसके बीज पत्र वाला पोर्शन दिखाई देगा। और इन बीज पत्र के बीच में एक होता है हाइपोकोटिल, जिसके शीर्ष सिरे पर यहाँ पर तो रेडिकल पाया जाता है और आधारी सिरे पर प्ल्यूम्यूल या प्रांकुर पाया जाता है। रेडिकल आगे जाकर मूसला का निर्माण करेगा जब सीड जर्मिनेशन होगा, और जो प्ल्यूम्यूल्स होता है यह प्रोह तंत्र का विकास करने का कार्य करता है। और इस हाइपोकोटिल का जो निचला वाला पोर्शन होता है इस पर 2 से ज़्यादा बीज पत्र लगे हुए होते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोटिलीडोन्स होते हैं उनकी संख्या 2 से ज़्यादा होती है या लगभग 4 से 5 तक हो सकती है। और इन बीज पत्रों यहाँ पर एक हाइपोकोटिल उपस्थित होता है, या इसे हम भ्रूणीय अक्ष भी बोल सकते हैं, जिसके शीर्ष सिरे पर रेडिकल होता है जो कि बीज में कहाँ पर होता है, माइक्रोपाइल की तरफ होता है, और जो प्ल्यूम्यूल्स होता है वह नीचे की तरफ होता है या माइक्रोपाइल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस प्रकार यहाँ पर जाइगोट से एक प्रो एम्ब्रियो का इस प्रकार यहाँ पर जाइगोट से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और प्रो एम्ब्रियो कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। चारों में से केवल एक ही प्रो एम्ब्रियो विकसित होकर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस प्रकार संपन्न होता है। और यहाँ पर आपको बहुभ्रूणता जैसी कंडीशन भी देखने को मिली है। कौन कौन सी बहुभ्रूणता पाई जाती है? एक तो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि एक ही जाइगोट से 4 प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी या विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है। और हमने यहाँ पर जो ये रोजेट टीयर पढ़ा है, इसकी कोशिका भी कभी कभी भ्रूण का विकास कर सकती है, तो इसे पुंजी बहुभ्रूणता या रोजेट पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो 2 तरह की बहुभ्रूणता पाइनस में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ पर एम्ब्रियो का विकास संपन्न होता है। अब हम अगले लेक्चर के दौरान पाइनस में बीज की संरचना और उसके लाइफ साइकिल को, और साथ ही पाइनस का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उनको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।